जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ग दशम अध्याय 1 चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब ये देखिए, ये वास्तविक संख्याएं मतलब क्या? वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले थोड़ी इसकी भूमिका देख लेते हैं। देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहले तो संख्याएं क्या है? संख्याएं आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, ये सब जो गणित में उपयोग होने वाले जो अंक हैं उनको हम संख्याएं कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनका वास्तव में जिसकी उपस्थिति संभव है, जिसका अस्तित्व वास्तविक है, यानी ये संख्याएं सचमुच अस्तित्व नहीं है। हमारे इस अध्याय का कंसर्न सिर्फ वास्तविक संख्या है। इसमें हमको ये काल्पनिक संख्याओं से नहीं मतलब है। इसका अध्ययन हमें उच्च कक्षाओं में, मतलब 11th क्लास, इंटर और आगे की कक्षाओं में पढ़ना होता है। ऐसे उदाहरण के लिए आप एक छोटा सा देख लीजिए। सपोज x² + 3 = 0। मान लीजिए एक समीकरण है, इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा? x² = -3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? ±√3। अब देखिए, माइनस ऋणात्मक संख्याओं का कोई वर्गमूल नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये जो संख्या है ये वास्तव में काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं इसको। हालांकि जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे तो इसका भी हल निकाला जाएगा, ये भी संभव है। अब आप इसको हम लोग बाद के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमारे कंसर्न की बात है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है। हम लोग इसी से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग अब बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हिसाब को हम जो इस अध्याय 1 में जो है उसको हल करने से पहले कुछ भूमिका देखते हैं, इसके बारे में कुछ वास्तविक जानकारी देखते हैं। क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य सिर्फ प्रश्न को हल करना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी भी जानना है। क्योंकि जब आप गणित बनाने के समय उसकी जानकारी रखेंगे तो गणित पढ़ने में अलग मजा आएगा। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती है। हम लोग देखते हैं इसको बारी बारी से। एक को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको हम सूचित करते हैं n से। इसके लिए आपको किसी विशेष परिभाषा की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझिए, जो हम लोग गिनती करते हैं की जो संख्याएं हैं, जैसे आप उदाहरण देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये असंख्य होती हैं, इनकी गिनती कभी समाप्त नहीं होगी। इन संख्याओं को हम कैपिटल N से सूचित करेंगे और ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है इसी कड़ी में पूर्ण संख्या है, जिसको हम पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, इसको हम W से सूचित करते हैं। और ये और कोई संशोधन इसमें नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या का जो बड़ा सा परिवार है, उसी में जब हम शून्य को शुरू कर देते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि गिनती अगर हम 0 से शुरू करें तो पहली संख्या 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये संख्याएं हो जाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम शून्य भी जोड़ दें तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या है। यानी आप लिख सकते हैं W = 0 + नेचुरल नंबर।
बस सिंपल सी बात, ये है आपका पूर्ण संख्याओं का परिवार। अब देखिए इसके बाद तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं ये इन्हीं पूर्ण संख्याओं के सभी धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव जो भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको हम सूचित करते हैं Z से। अब इसका देखिए उदाहरण आप अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ऋणात्मक में 3, 2, 1, 0, फिर धनात्मक में 1, 2, 3, ये इस तरह से ये परिवार चलता रहेगा। मतलब संख्याओं की संख्या कुल काउंटेबल नहीं है, कहीं भी गिनती करके आप समाप्त नहीं कर सकते। अब ये सब आप पहले की कक्षाओं में भी देख चुके हैं। अब आपके काम की बात आएगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे परिमेय संख्या। ये सबसे अधिक ध्यान देने वाली नंबर है, इसको रैशनल नंबर भी बोलते हैं। अब देखिए रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसमें मात्र ध्यान रखना है 3 शर्त का जो फॉलो करेंगे। वैसी संख्या जिसे, इनकी शर्त क्या क्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया एक। अब इसमें भी आप जानते हैं P और Q, P जो हुआ ऊपर वो अंश कहलाता है और Q जो है वो हर कहलाता है। यहाँ पर एक शर्त और है, Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक और शर्त इसको फॉलो होना चाहिए, जहाँ P और Q का HCF, पहले ये देखिए P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या होना ही चाहिए और P और Q का HCF आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये HCF हमेशा 1 होना चाहिए। अगर कोई संख्या इन चारों शर्तों को पूरा करती है तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसको ध्यान से देखेंगे, यही हमारे इस टॉपिक का मुख्य कंसर्न होगा। कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो आप एक शून्य देखिए। शून्य को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य परिमेय संख्या है। अब कैसे किस समय लिख सकते हैं, देखिए 0/1, 0/2 सबका मान शून्य ही होता है, यानी शून्य को आप परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन 1/0 अगर आप लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका मान परिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये मान कभी भी वास्तविक होगा ही नहीं, इसका कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। अब देखिए पूरा नहीं किया, यानी Q बराबर यहाँ पर 0 हो गया और हमारा शर्त क्या था, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अब एक और देखिए, मान लीजिए 2/4। यहाँ देखिए ये पूर्ण संख्या, सभी मान देखिए Q 0 नहीं है, ये दोनों पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है कि 2 और 4 का HCF 2 और 4 जो है ये 2 है, 1 नहीं है। तो फिर ये नहीं हुआ, क्योंकि हमारा पॉइंट कह रहा था कि इसका मान हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व कर दें,
काट दे, 1/2 हो जाएगा ये। तो अब ये 1/2 जो है यह परिमेय संख्या हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखिएगा तब ये परिमेय होगा। यहाँ पर क्योंकि HCF इसका 1 हो रहा है, तो ये थी परिमेय संख्या। और पचमा इसका है अपरिमेय संख्या। अब इसमें परिभाषा सिंपल, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो सब अपरिमेय हो गए। यानी परिमेय संख्याओं वाले क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं करेंगी वो सब की सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसको समझने का, लिखने का एकदम सिंपल है। यहाँ परिभाषा में लिखिए, जो संख्याएं परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, इसका अगर उदाहरण दिया जाए, सबसे अच्छा तरीका है वर्ग के अंदर जो भी अभाज्य संख्या है। अब ये जो अभाज्य संख्या है वो ले लीजिए और उसको रूट अंडर यानी वर्गमूल के अंदर। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं पहले से, या फिर कभी किसी कक्षा में इसको किसी टॉपिक में इसकी चर्चा आएगी, तब तक आप जान लीजिए। वैसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो, एक तो होगा 1 और दूसरा वो स्वयं, इसी 2 से उसको विभाजित किया जा सके, बाकी किसी और संख्या, यानी जिसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो। अब इसका उदाहरण देखिए, √2, √3, √5 etc. ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। यहाँ इसी संदर्भ में एक और बात जान लेनी जरूरी है, जिसका कंसर्न इस परिमेय और अपरिमेय से है। ये देखिए, अशांत संख्या। अब ये क्या होती है अशांत संख्या? अशांत संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनको यदि हम कभी किसी एक भाजक के द्वारा, किसी भाज्य में हम भाग की क्रिया करें तो जिसका मान कभी खत्म ही नहीं, वो भागा चलता चला जाए। तो 1/, मान लीजिए आप 11 करते हैं, करके देखिए, 1 रखिए, यहाँ 11 रखिए, दशमलव दीजिए 1 0, फिर 1 0 दीजिए 0, 11 नंबर ही डाल रहा है। देखिए 1 आ गया, फिर अब 1 0 दीजिए, नहीं लगा, फिर 1 0 दीजिए, 0 दीजिए 9, फिर देखिए 99, फिर 1, फिर 0, फिर 9, इस तरह से ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह का जब रिजल्ट आने लगे तब हम इसका नाम देते हैं अशांत संख्या। अब देखिए, ये अशांत संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं वैसी अशांत संख्याएं जिसमें आप यहाँ पर देखिए एक विशेष पैटर्न फॉलो हो रहा है, 0 9 0 9 0 9, ये आते चला जा रहा है। तो इस तरह के हम अशांत संख्या को कहते हैं अशांत आवर्ती। अब ये संख्याएं हो गई अशांत आवर्ती संख्याएं, और एक और संख्याएं होंगी जिनका होगा नाम अशांत अनावर्ती। अब उसमें क्या होगा कि जो मान आएगा, जैसे देखिए इसका उदाहरण में आप देखें, मान लीजिए इसी को ले लीजिए 0.090909। अब ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। अनावर्ती में क्या होगा, मान लीजिए इसका आंसर कोई ऐसा भाग आप दिए जिसका आंसर आएगा 0.9 0.009 0.009 या कोई भी 0.1
0.3 इस तरह से कुछ भी बदलता जाए, लेकिन भाग खत्म नहीं हो। अरे ये भाग खत्म होने का क्या मतलब है? यदि शेषफल 0 नहीं होता है तब हम उसको कहते हैं भाग खत्म हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं असाधारण। अब यहाँ पर हम दो बात शब्द पर ध्यान दे देंगे। अशांत आवर्ती संख्याएं जो भी होंगी, अशांत आवर्ती जो भी संख्याएं हैं, ये सब की सब परिमेय संख्या है। और जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, ये सब के सब अपरिमेय संख्या। आप देखें, अशांत आवर्ती संख्या यानी जिसमें बार बार रिपीट हो रहा हो कोई संख्या, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ये परिमेय होती हैं हमेशा। और जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होंगी, यहाँ पर देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, लेकिन ये भाग खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी अशांत आवर्ती संख्याएं परिमेय हो गई, अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय हो गई। यहाँ पर ये ध्यान दें, इसके संदर्भ में आगे के अध्याय में और विशेष देखेंगे कि कौन सी संख्या का मान अनावर्ती हो जाएगा, कौन सा आवर्ती होगा, वो फिर समय आने पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं एक प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है? अब हम देखे हैं कई बार कि किसी भी संख्या में मान लो कि हमने एक संख्या लिया 11, इसको 3 से हमने भागा दिया, क्या हो जाएगा? 3 और 9, यहाँ बच गया 2, मान लो 112 कर दो। फिर यहाँ पर हमने 2 उतारा तो 3 7 21 बच गए। अब ये भाग हम सदियों से देते आ रहे हैं, आपने कई बार दिया होगा बच्चे से। इसमें क्या क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो 3 है इसका नाम है भाजक, ये है भागफल, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, और ये जो संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं वो है भाज्य। भाज्य। अब देखिए, एक यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। ये हमेशा हम करते आए हैं और इसी अनुरूप ये क्रियाएं होती हैं। इसी को ये जो वाक्य आता है यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर हम इसको सूचित करते हैं एक समीकरण से, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उसी बात को हम इस प्रमेय के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर एक शर्त है, देखिए ये a जो है यही है आपका भाज्य, यहाँ देखिए ये है भाजक, ये है शेषफल। देखिए ये है भाजक और ये है शेषफल। देख लीजिए, भाज्य भाजक और यहाँ पर ये आ गया भागफल शेषफल। अब यहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये इसका शर्त है। और साथ ही b जो है, आप देख रहे हैं, भागफल से छोटा होना चाहिए। r का हमेशा मान यही रहना चाहिए, और यही प्रमेय फाइनली कहलाता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अगर इस उदाहरण के अनुसार हम इसको देखें, इस प्रमेय को, तो ये 112 बराबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर आप देखिए भाजक क्या है, 3 गुने
27 यानी 37 जोड़ 1। इस क्रिया से आप इसको इस रूप में लिखते हैं और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। हमारे इस अध्याय में जो भी क्रियाएं की जाएंगी वह भाग की क्रिया इसी विधि के द्वारा करेंगे और ये भाग तब तक खत्म नहीं होता है जब तक शेषफल 0 नहीं होता है। जब तक शेष 0 नहीं होगा तो हमारे हम कहेंगे यह जो है पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। यहाँ पर 112 संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई। अब हम शुरू करेंगे अध्याय प्रश्नावली 1.1। ये दशम वर्ग के अध्याय 1 का पहला टॉपिक है। इसमें पहला प्रश्नावली क्या कहता है? इस प्रश्नावली पहला का प्रश्न संख्या 1, इसमें आपको कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हम यहाँ पे HCF करेंगे। आपने HCF की पहले कई विधियों से किया हुआ है, भाग विधि। वो यहाँ जो करना है हमें उसी भाग विधि जिसका विशेष नाम होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उससे करेंगे। ये प्रश्न संख्या पहला में 3 सवाल है। पहला सवाल है आपका 135 और 225। इस दोनों का हमको HCF निकालना है। अब यहाँ HCF इसी विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से। यहाँ देखिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसका परीक्षा में प्रश्न को हल करते समय कुछ विधि से लिखना भी जरूरी होता है। उसके आधार पे आपको अंक आते हैं परीक्षा में, तो आप लिखने में पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या पहले देखेंगे कौन बड़ी है और कौन छोटी है। ये पहले आप चिन्हित कर लेंगे। ये पहला काम हो गया। इसके बाद आप इसको शुरू करेंगे। एक भाग यहाँ दे दीजिए। देखिए 225 में भाग देंगे हम 135। अब आप यहाँ जो भाग देंगे तो 1 से गुना करेंगे इसको, और आप ये भाग दे करके देखिए 0 यहाँ पर आ जाएगा। भाग दे करके 9 कटे। यहाँ फिर अब क्या करना है, इसको देखिए। अब इसको पहले एक पंक्ति को लिख लीजिए। यहाँ क्या करते हैं हम लोग 225 बराबर 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1 जोड़ ये शेषफल हो गया 90। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, शेषफल यहाँ पर देखिए 0 नहीं हुआ, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये 90, अब इस आ जाएगा इधर, ये 135 में इससे भाग देंगे। फिर देखिए एक बार लेंगे 1 से जब हम 90 गुना करते हैं ये, अब इसको माइनस करना है। ये माइनस होता है, जानते हैं भाग की विधि। 45 यहाँ भी अभी भी शेषफल नहीं हुआ, इसको फिर से लिखेंगे 135। या ध्यान देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, गुना 1 जोड़ 45। अब क्या करेंगे अगला, फिर से 45 में 90 से। अब ये देखिए 2 बार 90, यहाँ 0 बचेगा। फिर वही लिखेंगे 90 यहाँ आ गया बराबर देखिए 45 गुना 2 जोड़ 0। यहाँ देखिए शेषफल 0 हो गया और हमारी यहीं पे भाग की क्रिया समाप्त हो गई। अब इसमें ध्यान देना है कि जब 0 ये हो जाए तो इसका जो ये अंक है भाजक वाला अंक, यही हमारा HCF हो जाता है। HCF 135 और 225 का कितना हो जाएगा, ये दिखाएगा 45। ये आंसर। इसी विधि से आपको इसी प्रकार से इन प्रश्नों का हल करना है। इसको हम लोग लिखते हैं चरण 1, ये हुआ चरण 2, चरण 3। ये 3 चरण में ये हुआ। कोई सवाल 2 चरण में हो जाएगा, कोई 5 चरण में चलेगा। ये चरण हम तब तक इस स्टेप्स को करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। और यहाँ पर इस समय जो भाजक है वो 45 है, 45 है, इसीलिए हमारा इसका HCF 45। देखिए कितनी आसानी से यह सवाल हल हो गया। इसी का देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल जो हमारा है वहाँ क्या है, 196 और 38,220 का
HCF निकालना है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग सबसे पहले खोज लेंगे बड़ी संख्या कौन है, नेचुरल है, 38,220 बड़ी हो गई, 196 छोटी हो गई। अब इस क्रिया को हम यहाँ करेंगे, 38,220 में भाग देंगे 196 से, इस तरह से हम इसको भाग देंगे और ये भागा हम जब लगाएंगे 1 में से 196, इसको देखिए 12 में से 6 7 8 186, फिर 9 बार लगाएंगे इसको, 9 से जब हम गुना करेंगे इसको माइनस करेंगे। अब देखिए ये फिर ये 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर फिर हम करेंगे 9 और देखिए खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा और ये शून्य ऊपर से आ गया। अब इसको जब हम करेंगे गुना करेंगे तो ये 5 बार और इसको गुना कर देंगे, 5 से इसमें लग जाएगा और 980 और शेषफल यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यानी एक ही स्टेप में यह हल हो गया। देखिए ये हमारा हल था। देखिए चरण 1, यहाँ पर देखिए 38,220 बराबर 196 गुना 195 जो 0। यहाँ आप देख रहे हैं इसी चरण में क्योंकि शेषफल 0 है, अतः इसका जो भाजक HCF होगा, इसलिए HCF 196 38,220 ये बराबर हो जाएगा इस दोनों का HCF 196, यही इसका HCF हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल था। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। यह भी काफी आसान है। इसमें है 8 6 7 और दूसरा संख्या है 255 और 255 का HCF। यहाँ भी हम हल करेंगे और देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, इसको चिन्हित कर लिए। अब हम इसको भागा देंगे। देखिए 255 से भागा दिए 867, देखिए 3 में ये लगेगा, अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 102। तो आपका ये चरण 1 हो गया। 8 6 7 बराबर 255 गुना 3 जो 102। तो देखिए चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए एक बार फिर से इसको दोहराएंगे 102 और ये 255, यहाँ 2 बार 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 204। यहाँ देखिए माइनस कीजिएगा तो 1, ये 5, ये कट गया। फिर से देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ तो ये लिखेंगे चरण 2। अब यहाँ देखिए 255 बराबर हो जाएगा 102 गुना 2 जोड़ 51। अब यहाँ फिर से बना देंगे 51 102। यहाँ देखिए 2 से इसको गुना करेंगे 102, ये हो गया भागफल। शेषफल देखिए 0, इसको फिर लिखेंगे चरण 3। इसको हम लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ से शेषफल 0 हो गया, इसलिए इसका जो भाजक है यही HCF हो गया। चूंकि शेषफल 0 आ गया, अतः भाजक 51 ही HCF होगा। इसको लिखिएगा इसे HCF ब्रैकेट में 867 और 255, इसका मान हो गया 51। ये आपका आंसर हुआ। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने पहला प्रश्न का तीनों हल कर लिया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं
दूसरा प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब यह एक भाषात्मक प्रश्न है, लॉजिकल क्वेश्चन इसको बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ये विषम पूर्णांक यानी आप जानते हैं सम और विषम दो संख्याएं होती हैं। सम संख्या जिसमें पूरा का पूरा 2 से भागा लगना संभव हो, जो 2 से पूरी तरह भाज्य हो। विषम जो 2 से पूरी तरह भाज्य नहीं हो, यानी शेषफल यहाँ शून्य बचेगा, यहाँ शेषफल कुछ ना कुछ बचना है। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इसके लिए, इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर हम इसका लॉजिक लिखेंगे। अब क्या कर रहा है, कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है यह 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का ही होता है। इसी बात को हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ता है, परीक्षा में लॉजिक लिखना है। लॉजिक लिखने के लिए इसका लॉजिक क्या है, यही लॉजिक इसका देखिए, लॉजिक में यही 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये इसका 3 लॉजिक आपको मिला है। इसी के आधार पर हमें इसको हल करना है। तो हमको लिखना है सबसे पहले, देखिए हल। माना, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं हिसाब को कि माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अब देखिए 6 से बड़ा क्यों है, क्योंकि 6q यानी 6 में कोई तो कोई पूर्णांक संख्या से जब हम गुना करेंगे तो 6 से बड़ी तो होगी ही संख्या, इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं उसको कि 6 से बड़ा है, यानी b = q, देखिए यानी b = 6। ऑलवेज यहाँ b का मान जो है 6 हो जाएगा। और शेषफल जो होगा r, इसके बारे में आप जानते हैं कि यह हमेशा 0 से के बराबर या उससे बड़ा, किंतु b से छोटा। तो 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये इतनी संभावनाएं शेषफल की है और हमें इन सभी मानों पर ध्यान दे करके इस पर विचार करना होगा। आप पढ़े हुए हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से या यूक्लिड प्रमेय से, आप क्या जानते हैं, a = bq + r। इसी को हम सभी पर लागू करते हुए बारी बारी से देखेंगे कि क्या होगा। ये देखिए सभी r के सभी मानों के लिए हम लोग इसको देखेंगे। पहला लिखते हैं केस 1, यानी जब r = 0 हो तब हम इसको मान निकाल के देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए a = 6q और +0, यानी a = 6q। अब देखिए 6 और q, 6q होने के कारण यह इसका मान हमेशा एक सम संख्या ही होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि 6, देखिए 6 के बारे में आप जानते हैं कि एक सम संख्या है। अब सम संख्या को आप सम संख्या से गुना कीजिए तब, और विषम संख्या से गुना कीजिए तब, दोनों ही परिस्थिति में उसका मान सम संख्या ही होता है। देखिए सम संख्या गुना 6 कर दीजिए या विषम संख्या गुना 6 कर दीजिए, क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या गुना सम संख्या, इसका भी मान सम संख्या होगा। किसी भी सम से गुना करके देखिए। और विषम संख्या हो तो गुना 1 से कीजिए तो 6, 3, 6, 18, फिर भी इसका मान हमेशा सम संख्या ही होगा। इस लॉजिक के ही आधार पर a का मान हमेशा यहाँ पर सम संख्या 6q का मान हमेशा यह मान सम संख्या होगी। ये ठीक है। केस 1 में हमने देखा कि यह मान हमेशा सम संख्या ही होगी। इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण 1। अब देखिए केस 2 में हम लोग देखेंगे, ये नियम है, सम संख्या गुना सम संख्या कीजिए वो होगा, विषम गुना सम, सेम उसका मान होता है। अब जरा केस 2 पर विचार कीजिए। केस 2 क्या होगा, r = 1। हमने यहाँ देखा है 0, 1, 2, इस सभी मानों पर विचार करना है। r का जब मान आप 1 देंगे तो फिर वही बात, a = 6q + 1
अब यहाँ देखिए 6q तो एक सम संख्या है, ये आप जान रहे हैं, यानी सम संख्या और जोड़ विषम संख्या। अब सम संख्या प्लस विषम संख्या का मान हमेशा विषम संख्या होगा। यहाँ देखिए सम संख्या प्लस विषम संख्या, ये मान हमेशा ये बराबर होता है विषम संख्या। इस लॉजिक में आप देखिए, अतः 6q का मान क्या होगा, यह मान, अतः a का मान क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसी प्रकार आप केस 3 पर विचार कीजिए। केस 3 यहाँ क्या देखेंगे, r बराबर 2। अब इसमें आप देखिए a बराबर 6q प्लस 2। अब इसका मान होगा, देखिए यह जो a बराबर 6q प्लस 2 है, इसका मान, ये तो आप जानते हैं कि ये सम संख्या है, और सम संख्या जोड़ सम संख्या, इसका मान हमेशा सम संख्या ही होगी। यहाँ भी आप जानते हैं सम संख्या जोड़ सम संख्या, ये बराबर हो जाती है बराबर सम संख्या। इस लॉजिक के तहत इसका मान, a का मान क्या होगा, सम संख्या होगी। हो गया। अब देखिए केस 4। केस 4 में हम देखेंगे r का मान 3। केस 4 में r के मान 3 पर विचार करेंगे। a बराबर 6q प्लस 3। यहाँ भी हम देख रहे हैं सम जोड़ विषम, इसका मान a का मान विषम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह सम संख्या है, जोड़ विषम संख्या। सम और विषम हमेशा विषम संख्या होती है। इसी प्रकार केस 5 में आप देखिए r बराबर 4। अब r बराबर 4 के मान के लिए आप फिर वही लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस 4, और यह मान, चूंकि ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, इसलिए a का मान क्या होगा, विषम संख्या, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। और अंत में हम देखेंगे केस 6। केस 6 में आप देखेंगे कि यदि r का मान हम 5 लेते हैं तो क्या होता है। फिर यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस 5, यहाँ भी एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो इसका मान, a का मान विषम संख्या होगी। ये आपका समीकरण 6 था। इन मैं कहा तुम, अब हम यहाँ क्या देखते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि समीकरण, देखिए 2, 4 और 6, तीनों में हमने क्या देखा, समीकरण 2, 4 और 6 पर विचार करने पर के अनुसार, या इस पर ध्यान दीजिए, तो आप क्या पाते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों विषम संख्याएं हैं। ये कोई विषम धन पूर्णांक है। यही हमारा हल करना था, ये हमारा आंसर था। इस प्रकार हमने दो हिसाब को काफी आसानी से हल कर लिया। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न 3। अब प्रश्न 3 क्या कहता है, देखिए ये एक लैंग्वेज प्रश्न है। इसमें कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी दो अलग अलग टुकड़ी है, एक में 32 सदस्य हैं, एक में 616 सदस्य हैं, और दोनों को इस प्रकार अरेंज करना है परेड करने के लिए कि दोनों में स्तंभ की संख्या गिनती बराबर हो जाए। तो जब भी इस तरह की संख्या में पूछे अधिकतम संख्या क्या है, तो यह इसका एक कोड वर्ड हुआ। अधिकतम संख्या का मतलब हुआ कि इसका हमको निकालना है HCF। यानी हम सिंपली इस प्रश्न में ये कोड वर्ड की वर्ड इस प्रश्न में हमको जब भी कोई लैंग्वेज प्रश्न आएगा तो अधिकतम संख्या अगर आता है तो वहाँ हमको निकालना है सिंपली HCF। और इसी प्रकार अगर पूछता है न्यूनतम संख्या क्या है, जब भी किसी प्रश्न के की वर्ड में आएगा तो वहाँ हमको निकालना है LCM। आप इस प्रश्न में देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यानी आपको इस प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, हल करने के लिए देखिए, लिखिए हल शुरू किए। प्रश्नानुसार आपको निकाल देना है 616 और 32 का HCF निकालना है। अब यहाँ पर किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। पहले आप लिखिए 616 ग्रेटर देन 32, फिर लिखिए चरण 1 616 बराबर, या देखिए भागा दे दीजिए, 616 32 से दीजिए 1 32, देखिए 9 2 6। अब इसमें आप भागा देख लीजिए 9 9 18 9 27 28, ये कट गया, बच गया 8। और यहाँ पर पहला चरण कितना बराबर 32 गुना 19 जो 8। फिर आप देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आया, तो क्या करेंगे हम, फिर अगला स्टेप करेंगे। फिर देखिए 8 इधर 32 ले आइए, 4 32 कट गया, ये शून्य आ गया। 32 बराबर 8 गुना 4 जो शून्य, यहाँ ये शून्य आ गया, इसलिए इसका जो भाजक था, भाजक 8 ही HCF होगा। HCF या इस प्रश्न के अनुसार आप उसको, इसका HCF हो गया 8। और आपको इसमें लिखना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः मार्च में भाग लेने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। 4 प्रश्न संख्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब देखिए एकदम आसान है। माना एक धनात्मक पूर्णांक a है। अब हम लोग यूक्लिड के प्रमेयिका से इसके लिए हमको यहाँ बता रहा है कि पूर्णांक का वर्ग 3m या m है। b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, और b के 3 मान के लिए आपको मालूम है कि r बराबर क्या होता है, 0 से लेकर b से 1 कम तक, यानी r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 और 2। अब इसे 3 केस पर हमें विचार करके इस प्रमेय को, इस जो लॉजिक है, इसको संतुष्ट करना है। यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, a बराबर BQ + R। ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये a बराबर BQ + R है। इसमें हम लोग अब विभिन्न केस पर ध्यान देते हैं, यानी हम लोग R के तीनों मान के लिए अलग अलग विचार करेंगे। मान लिया केस 1 में R बराबर 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, a बराबर, देखिए अब b का मान हमने 3 दिया हुआ है, तो 3, और यहाँ पर एक काम और करते हैं, माना q बराबर कोई एक संख्या m है, ये मान लिए हम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर 3m + 0,
बी का मान 3, क्यू का मान m और r का वैल्यू 0, यानी a बराबर 3m। अब देखिए इसको वर्ग करने पर जब हम स्क्वायर कर देंगे तब क्या रिजल्ट आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटू 3m स्क्वायर। अब यदि 3m स्क्वायर बराबर m मान लें हम m माना तो a स्क्वायर बराबर 3, ये 3 हो गया, 3m स्क्वायर के लिए m। अब ये देखिए ये हमारा संतुष्ट कर रहा है, हमारे हिसाब में यही कहना था कि इसका वैल्यू m के लिए 3m होता है। यह इक्वेशन यह संतुष्ट हुआ, ये पहला जो शर्त था, यानी इसको आप ऐसे लिखिए हल के लिए का रूप है, एक संतुष्ट हो गया। अब देखिए इसी के लिए केस 2, आपको मालूम है क्या होता है, r बराबर 1। अब इसके लिए फिर वही बात लिखेंगे, a बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पर r का वैल्यू 0 था, यहाँ r का वैल्यू 1। अब यहाँ पर फिर से वर्ग करने पर देखिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब आप इलेबोरेट करेंगे ये a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, करते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर हो गया 9m स्क्वायर प्लस इसको देखिए 6m और ये प्लस हुआ 1। अब इसमें से इतनी दूरी में से आप क्या करें, 3 कॉमन ले लीजिए, 3m स्क्वायर बचेगा और यहाँ देखिए 2m बचेगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m, अगर हम इसको मान लें m तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, ये 3 हो गया, ये m इस पूरे के लिए और प्लस 1 का रूप है। यही था हमारा सवाल का दूसरा शर्त, दूसरा लॉजिक था कि 3m प्लस 1 का होता है, लेकिन हमने यहाँ पर केस लिया है, इसमें 3 शर्त बन रहा है, इसलिए आप केस 3 का भी अध्ययन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर r बराबर 2, इसके लिए फिर देखिए a प्लस 3m प्लस a। अब केस 3 के लिए देखिए r बराबर 2, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, a बराबर 3m प्लस 2। अब फिर इसको आप वर्ग करने पर ये देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर उसी प्रकार 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 3m गुना 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12m प्लस यहाँ देखिए 4। अब हम ये 4 हुआ ना, अब देखिए ये 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस, हम इस 4 को तोड़ देते हैं 2 भाग में, 3 प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, इतनी दूर में आप 3 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 और ये वाला 1 इधर रह गया। अब माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 को यदि आप एक कांस्टेंट m मान लें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, ये आ गया। इस पूरे के बदले हम क्या लिखेंगे, m और 1, और यही हमारा शर्त था। देखिए यहाँ भी इसी रूप में पूरा हुआ था और यहाँ भी ये आ गया का रूप है। इस प्रकार आप ये साबित कर सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार जो रूप था किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए उसके वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में आप लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न में और इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न संख्या 5 में आते हैं।
प्रश्न संख्या 5 कहता है कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वर्ग, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप था, यहाँ पर क्या है घन, घन मतलब पावर 3 क्यू। तो यहाँ पर फिर अब हम उसी तरह से मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक बराबर a है। अब इसके लिए b बराबर हम क्या करेंगे 3 मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे क्या होगा कि हमको r के 3-4 मान पर ही विचार करना पड़ेगा। हम इसके लिए b का मान 8 भी मान के आप सेम मेथड से चलेंगे, लंबा हो जाएगा हिसाब, रिजल्ट वही आएगा। तो हम इसको b को 3 मान लेते हैं। इससे क्या होगा r का वैल्यू 0, 1 और 2, इसी 3 मान पर हमको विचार करना पड़ेगा। अब देखिए 3 क्यों लिए, b क्यों 3 माने? क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 3 का, देखिए इसको 3 क्यों माने b कि 3 का वर्ग बराबर 9, 3 का घन बराबर 3 तिया 9 तिया 27। अब ये भी जो है 9 का गुणक है, इसलिए 3 माने हैं कि ये हमारा पूरा कर देगा। ये 27 जो है यह भी 9 का गुणक है, हमारे इस हिसाब को संतुष्ट कर देगा। ये प्रमेय शॉर्ट में बनाने के लिए इस तरह से किया गया है। अब हम लोग को बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R होता है और इसी के आधार पर हमें संतुष्ट करना है। फिर उसी तरह से केस 1 यानी R बराबर जब 0 हो। अब इसके लिए मान लें कि हम लोग शुरू करते हैं। तो R बराबर जब 0 होगा तो A बराबर देखिए क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ B का वैल्यू हमने क्या लिया था 3 और Q का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए M है 3M प्लस R का वैल्यू 0। अब यानी A बराबर 3M। इसको अब सभी और घन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, AQ बराबर 3M का होल क्यूब। अब 3M का होल क्यूब मतलब 3 तिया 9 तिया 27 M क्यूब। अब ये 27 M क्यूब प्राप्त हो गया। इसमें से हम अगर 9 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3M क्यूब। माना 3M क्यूब 3 पावर बराबर M। इसके लिए तो क्या हो जाएगा AQ बराबर 9M का रूप होगा। देखिए एक शर्त पूरा हो गया। इसी प्रकार अब केस 2 के लिए विचार कीजिए। केस 2 में क्या था, R बराबर 1। इसके लिए देखिए A बराबर, इसमें क्या हो जाता है 3M प्लस 1। अब यहाँ पर घन करने पर AQ बराबर 3M प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ये A प्लस B का होल क्यूब है। A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, A प्लस B का होल क्यूब बराबर हो जाता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। इसी फार्मूला का उपयोग करके हम इसको इलेबोरेट करेंगे। देखिए 3M का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए 3M का होल स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया 3A स्क्वायर B प्लस 3 इंटू 3M इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 3AB स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया 27M क्यूब प्लस 1 का कितना भी क्यूब कीजिए पावर दीजिए 1 ही रहेगा। 3 इसका देखिए 3 तिया 9 तिया, ये भी हो गया 27M स्क्वायर और ये हो गया 3 तिया 9M। अब इसको फिर से हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 27M क्यूब प्लस 27M स्क्वायर प्लस 9M प्लस 1, इस M1 को हम साइड ले आए। अब देखिए इस पूरे में हम कॉमन लेते हैं 9 को, क्या बच जाएगा
3m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब माना 3m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर एक कोई कांस्टेंट संख्या है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान देने पर a³ बराबर, यहाँ पर देखिए ये 9 आ गया और इस पूरे के बदले m आ गया और ये 1 आ गया का रूप होगा। ये दूसरा शब्द देखिए पूरा हो गया। तो इस प्रकार केस 2 पर आपने विचार कर लिया। अब मात्र एक केस बचा, केस 3। देखिए यहाँ क्या था, r बराबर 2 साधारण है, a बराबर, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 3m प्लस 2। अब इसका भी जब हम घन करेंगे, घन करने पर a³ बराबर 3m प्लस 2 का घन, यहाँ भी वही है a प्लस b का होल क्यूब, जो हमने यहाँ लिखा था फॉर्मूला, इसी पर ये भी चलेगा। तो इसका मान देखिए 3m का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का होल स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3m और इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल। ये वैल्यू देखिए 27m³ प्लस ये हो गया 8, यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 54m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36। ये वैल्यू इसका है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 27m³ प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8 को हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, m³ प्लस, नहीं ठीक है। अब हम देखिए यहाँ हम लोग फिर से इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लेते हैं 9 को, क्या हो जाएगा 3m³ प्लस 9 6m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 8। अब माना फिर वही इस पूरे को 3m³ प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर कोई एक कांस्टेंट संख्या m हो तो क्या हो जाएगा, a³ का बराबर 9 ये हो गया और इस पूरे के बदले m प्लस 8 का रूप होगा। अब देखिए ये तीनों शर्त आपने लिख दिया, प्रश्न ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के अगले अध्याय का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबावें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।